बात के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कटी स्नान, पेज नंबर 40। ये कमर का स्नान था। कोई अपना कुछ शेयर करना चाहेगा? किसी ने कुछ किया हो, पट्टियां बांधी हो, ठंडी टॉवल रखी हो, कुछ किसी ने किया क्या? यस मैम, मैंने किया था। बताएं। अच्छा रहा मैम, सही रहा, पेट भी एकदम बिल्कुल, वैसे तो मेरा पहले से ही ठीक था और भी सही जी, जी। लगने लगा। और उसमें टब में पानी लेकर के थोड़ा सा वार्म करके उसमें भी मैं बैठती हूँ। अभी तो ऐसे डेली मतलब अच्छा लगने लगा, उसी में बैठ के पढ़ाई वढ़ाई सब करती हूँ अलमारी के अंदर पर्स है जी। तो ठीक लग रहा है मैम। जी जी सरोज जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैंने कटी स्नान किया था, तो मेरे तो स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, तो यहाँ पे तो दर्द बढ़ गया मेरा तो। टब में बैठी थी, पैर टब में बैठे थे और पैर बाहर था। जी जी, तो तो यहाँ पे दर्द अकड़न टाइप की हो गई, पता नहीं लगा सर्दी लग गई क्या, ठंडा था पानी। अच्छा, चलिए, आज ही एक हैदराबाद से कॉल था मेरे पास, तो मैं आपको शेयर करना ये चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि शिखा मैम, हमें ऐसा लग रहा है कि कटी स्नान लेने से मेरे घुटने का दर्द ठीक है। ठीक है, तो दो रीजन है। एक तो वात रोग है, ठीक, घुटने में, वैसे घुटने के दर्द वालों को हम कटी स्नान में नहीं बिठा पाते क्योंकि इतनी ज्यादा जब बढ़ जाता है तब वो आते हैं, तो घुटना मुड़ ही नहीं पाता, तो टब में बैठना दूर की बात है। लेकिन अब इस केस में क्या होता है कि पेट का वात रोग तो जाता ही है, हम इनको 15 मिनट गर्म में बिठाते हैं और उसी में ठंडा पानी मिलवा देते हैं। 5 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में बैठ के पेशेंट उठ जाता है। अब ऐसे केस में जो कमर का प्रॉब्लम होता है अगर किसी को, ठीक है, मान लीजिए लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या डीजनरेशन हो कमर का, उसकी भी हीलिंग हो रही है, तो वो धीरे धीरे समझ पाता है कि जो पीछे से आने वाली नसें हैं, जो L4 L5 के कंप्रेशन से परेशान हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, वो लगभग 20% कवर करती हैं। तो 20% घुटने का दर्द कमर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कमर को जब हीलिंग मिलती है तो वो अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। तो ये आज ही का फॉलोअप केस है कि आज ही उन्होंने हमसे कहा कि शिखा जी, हमको ऐसे लग रहा है कि हमारे घुटने का तो हम इलाज कर नहीं रहे हैं, पर घुटना मेरा ठीक होता जा रहा है। सो ये चीजें हैं। और मुझे नहीं कभी भी फीडबैक आया सरोज जी कि सर्वाइकल बढ़ता है। देखिए, सर्वाइकल एक ही रीजन से बढ़ा, इसका मतलब कि लंबर डिजनरेशन भी है और सर्वाइकल डिजनरेशन भी है। कभी कभी क्या होता है, जब पेशेंट को दोनों प्रॉब्लम होती है, हम एक जगह का ट्रीटमेंट करते हैं तो ऊर्जा प्रवाह जो होता है ना पूरा पीछे पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे, तो वो जब कहीं ब्लॉक होता है, तो जब आप एक जगह ट्रीटमेंट करते हैं तो दूसरी जगह थोड़ा पेन बढ़ा हुआ फील होता है, नीचे करेंगे तो ऊपर फील होता है। इसीलिए हम पूरी स्पाइन का एक साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, एक साथ मसाज कराते हैं और गर्म ठंडी सिकाई भी एक साथ कराते हैं। जी सरोज जी बताएं। जी दोनों समस्याएं हैं मैम, दोनों ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपको क्या हुआ क्या कि आपको उस जगह पर तो हीलिंग मिली क्योंकि कमर बैठे हुए थे, और ऊपर हीलिंग नहीं मिली, तो सारी एनर्जी और हीट बढ़ करके सर्वाइकल उसने बढ़ा दिया। समझ गए? कोई स्ट्रेट नहीं आया है, तो आपको दोनों पे काम एक साथ करना पड़ेगा। जी जी मैम, ठीक है, ऊपर गर्म ठंडी रखनी पड़ेगी। हाँ, गर्म ठंडी बताइए ना मैडम, थोड़ा सा गर्म पानी पीना चालू करे, दर्द थोड़ा कम होगा। गर्म पानी में थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाल के पियेंगे तो सर्वाइकल का दर्द कम हो जाएगा। अगर उनको थोड़ा सा कफिंग भी है या कोल्ड भी है तो वो इमीडिएट रिलैक्स मिलेगा उसमें। गर्म पानी में सर क्या डालकर? अदरक एक्चुअली अदरक या सौंठ जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन और इन्फेक्शन को कम करती है और पेन मैनेजमेंट भी करती है, तो वो आप पी सकते हो। जी जी जरूर पीऊंगी। ठीक है, थैंक यू सर। मैम अभी दिल्ली में ठंड है तो इसलिए कटी स्नान अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। अनिता जी, आप तो वैसे ही कहीं शायद इंटर्नशिप कर रही हैं, तो वहां पर आप पेशेंट को देख रही हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम अभी तो जैसे फेब स्टार्ट हो गया है तो इतना तो कुछ नहीं है, मतलब मैं भी अभी दिल्ली में हूँ लेकिन मैं कर रही हूँ मैम। 15 मिनट 20 मिनट में आराम से बैठ जाती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मैम इसका कोई ड्यूरेशन है क्या, कि मतलब कितनी देर बैठना है या कब तक बैठना है? ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट हम इतना ही एडवाइस करते हैं और हम भी इतना ही बैठ पाते हैं। वो ना तो इतना समय है
सीधी सी बात है। और ना इससे ज्यादा बुक्स में भी इतना ही लिखा है, ना इससे ज्यादा मैंने ट्राई किया। ठीक है, क्योंकि मुझे कोल्ड वगैरह काफी है, तो इसलिए मैं ठंड की वजह से तो मुझे शायद ठंड ज्यादा लग रही है, इसलिए मैं अभी कटी स्नान को अवॉइड कर रही हूँ मैम, खुद के लिए। ठीक है, ठीक है। हॉट फुट बांट लीजिए लगातार गर्म पानी का, ठीक हो जाएंगी। आवाज भी बदली हुई है आप, ठीक है। हाँ जी, हॉट फुट बांट लीजिए नहाने से पहले 15 मिनट, ठीक। जी मैम। चले, सो हम लोग 40 पेज नंबर पे विशेष सावधानियों पे हम लोगों ने खत्म किया था। यदि कमजोरी अधिक हो तो सिर को छोड़कर टब सहित पूरा शरीर एक कंबल से ढक ले। कटी स्नान करते समय टब में पीछे से पीठ को बीच बीच में हिलाते रहें, इससे रीढ़ के स्नायु में संचार होगा। अच्छा, क्योंकि सरोज जी सिंपल टब में बैठी हैं, अगर इस तरह का पीछे से जो कटी स्नान का टब आता है, उसकी खूबी यही है कि जब आप बैठते हैं तो पीछे आपके स्पाइन तक थोड़ा थोड़ा पानी जाता है, और सिंपल जब टब में बैठते हैं तो हम लोग ऐसे स्ट्रेट बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि जो कटी स्नान का टब डिजाइन है वो किसी खास पर्पस के लिए डिजाइन है ना, कि पीछे की तरफ से ऐसे उठाया हुआ है जिससे सर को स्ट्रेन ना आए, पीछे आप बिल्कुल टिका के रखें, ऐसा सिंपल ही था। हाँ, कटी स्नान करते समय टब में पीछे पीठ को बीच बीच में हिलाते रहना है, इससे रीढ़ के स्नायु में संचार होगा। फलस्वरूप शरीर में चेतना फुर्ती आएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी। साधारण से दिखने वाली इस क्रिया का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। यदि यह कहा जाए कि कटी स्नान प्राकृतिक चिकित्सा की संजीवनी बूटी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, पानी का तापमान शरीर के तापमान से कम होने, और एक और इंसिडेंट है, एक कहाँ चंडीगढ़ की लेडी है जिनको हमने कटी स्नान बताया वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए। हाँ, ल्यूकोरिया का पेशेंट था और यूरिनेशन भी फ्रीक्वेंटली था, है ना, मतलब ड्रॉपिंग थी। हाँ, तो उसके लिए हमने कोल्ड हिप बाथ बताया था, और विद इन अ वीक उन्होंने कहा कि मेरे हील क्रैक ठीक हो गए। ये हमारे इंस्टा लाइव पे भी आए थी और बोली भी। तो मैंने कहा इसलिए हील क्रैक ठीक हुआ क्योंकि आपको लीवर प्रॉब्लम चल रही है, इसका मतलब, और इनडायरेक्टली कटी स्नान ने आपके लीवर को ताकत दी है। ठीक है, तो ये खूबी है कटी स्नान की कि पेट से रिलेटेड जितने ऑर्गन है वो सारे हील होते हैं। तो यूट्रस भी ठीक होगा, और आपका ओवरी, यूट्रस हेल्थ, इंटेस्टाइन, आपका ये डायबिटीज के लिए पैनक्रियास, लीवर हेल्थ अच्छी होगी अपने आप ही, है ना। अगर हॉट एंड कोल्ड करा पाते हैं ठीक है, नहीं तो नॉर्मल पानी में बैठिए, गर्म पानी में बैठिए, उसी में ठंडा पानी मिला लीजिए लास्ट में 5 मिनट के लिए। तो ये भी एक वेरिएशन हमने पेशेंट के साथ बहुत किया, क्योंकि बार बार 4 बार उठना बैठना इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यंग लोग तो कर पाते, थोड़ी एजिंग के साथ वो टफ होता है, जिनके घुटने में थोड़ी भी स्टिफनेस है, कुछ है, तो उनको हम गर्म पानी में 15 मिनट बिठा के 5 मिनट उसी टब में भर देते हैं ठंडा पानी। ठीक है, तब उठाते हैं। सो कटी स्नान को प्राकृतिक चिकित्सा की संजीवनी बूटी है। पानी का तापमान शरीर के तापमान से कम होने के कारण टब में बैठते ही पेड़ों की अतिरिक्त गर्मी कम होकर पूरे पाचन तंत्र में संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कई अंग जैसे लिवर, क्लोम ग्रंथि मतलब स्प्लीन, लिवर, पेट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन आदि में सक्रियता आती है, और वे पर्याप्त मात्रा में पाचक रसों को स्रावित करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे पाचन तंत्र की मजबूती के साथ ही जीर्ण कब्ज, जो कि सभी रोगों की जननी है, छुटकारा मिलता है। इसके अतिरिक्त रीढ़ की हड्डी में पानी का स्पर्श होने से स्नायुयुक्त रोग मतलब नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स भी दूर होते हैं। छोटी व बड़ी आंत के अधिकांशतः सभी रोग कटी स्नान से दूर हो जाते हैं। पेड़ों की अतिरिक्त गर्मी के फलस्वरूप मल में जो स्वाभाविक नमी होती है वह सूख जाती है, जिसके कारण मल आंत में सूखकर कड़ा हो जाता है। इस अवस्था को जीर्ण कब्ज या कोष्ठबद्धता कहते हैं। कटी स्नान से पेट की अतिरिक्त गर्मी पानी से निकल जाती है एवं कब्ज से मुक्ति मिलती है। दर्द रहित पेड़ों की पुरानी सूजन में विशेष लाभकारी है। पीलिया रोग में स्टीम बाथ के तुरंत बाद 2 से 3 मिनट का कटी स्नान देने के उपरांत पूर्ण स्नान करने से पित्त पर्याप्त मात्रा में निकलता है। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। जॉइंटिस कुछ होती नहीं है खास, इतनी हाई करते हैं लोग जॉइंटिस में। 1 हफ्ते में आप नेचुरोपैथी असेसमेंट के द्वारा जॉइंटिस बहुत ठीक कर सकते हैं।
पित्त पर्याप्त मात्रा में निकलता है एवं पीलिया समाप्त हो जाता है। नए एक्जिमा में कटी स्नान अत्यंत लाभकारी है। नियमित कटी स्नान करने से शरीर की जीवनी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है, जिसमें कैंसर, लकवा, क्षय यानी टीबी जैसे भयंकर रोगों का बचाव होता है। परेशानी यहाँ पे आती है क्योंकि कैंसर पेशेंट ना इतनी दुर्गत एलोपैथ के साथ हो जाती है और वो 4th स्टेज पे ही पता चल पाता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये सब देने के लिए स्पेस बचता नहीं है पेशेंट को। तो ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले इंसान जाग जाए और करे जिससे ये नौबत ही नहीं आए। कटी स्नान जनेंद्रिय की दुर्बलता एवं वीर्य के पतलापन को दूर करता है। बवासीर, आंत, गर्भाशय का रक्तस्राव की अवस्था में कटी स्नान अत्यंत लाभकारी है। बच्चों को कटी स्नान करने से उनकी स्मरण शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। बच्चों को तो सोते समय बिस्तर में पेशाब करना एक ऐसा रोग है जिससे बच्चों में इस रोग के अलावा हीन भावना आनी प्रारंभ हो जाती है। इन बच्चों को यदि नियमित कटी स्नान कराना प्रारंभ किया जाए तो कुछ ही दिनों में रोग से छुटकारा मिल जाता है। कटी स्नान खाली पेट ही लें। कटी स्नान ऐसी जगह में करना चाहिए जहां पर ठंडी हवा के झोंके ना आ रहे हों। पानी और शरीर का तापमान समान नहीं होना चाहिए। कटी स्नान लेने के 1.5 से 2 घंटे तक स्नान नहीं करना चाहिए। निमोनिया, गठिया, दमा, साइटिका के तीव्र दर्द में कटी स्नान नहीं लेना चाहिए। अपेंडिक्स, गर्भाशय, मूत्राशय, बड़ियां, जननेंद्रिय के विभिन्न अवयवों की नई सूजन तथा हृदय के रोग की खराब स्थिति में कभी भी ठंडे पानी से कटी स्नान नहीं लेना चाहिए। पहले दिन ही अधिक ठंडे जल से कटी स्नान नहीं लेना चाहिए, बल्कि प्रथम 2-3 दिन सामान्य जल शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान का जल का प्रयोग करें। तत्पश्चात क्रमशः प्रतिदिन जल के तापमान को कम करते जाएं। आशा है आप इससे लाभ उठाएंगे। तो एकदम से ठंडे, जैसे आपने आज से कटी स्नान शुरू किया तो ना तो वो सीधे 15 मिनट का होना चाहिए और ना तो वो एकदम से ठंडा होना चाहिए। ठीक है, तो डेली आपने 5-5 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को कम किया और तब पहुंचे। डेली आपने 5 मिनट का टाइम बढ़ाया 5 मिनट से धीरे धीरे, तो 1 हफ्ते में आप 15 मिनट तक पहुंचे। और कभी भी कीजिए तो एक तो ये तरीका है कि आपने हफ्ते में 1 दिन का डिजाइन किया कि हम संडे बाद भी लेंगे, ऐसा वाला। एक ये तरीका है कि आपने लगातार 10 दिन लिया अपनी बॉडी पे इम्पैक्ट देखने के लिए, है ना, फिर छोड़ दिया, फिर 3-4 महीने बाद फिर आपको लगा तो फिर आपने 10 दिन लिया। एक ये तरीका है। तो अगर आप कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड बनना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं कि इससे क्या हो रहा है ना, अगर ये तभी होगा जब आपको ब्लाइंड फिट हो गया, तो आपने अपना एक शेड्यूल बना लिया कि हम भाई इतने ही वजन पे इसी तरह फिट दिखना चाहते हैं, तो हम हर संडे या सैटरडे संडे या थर्सडे को करेंगे ना, तो वो एक तरीका हो सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। पर आपको अगर किसी को लिखना है एज ए ट्रीटमेंट तो हमेशा लगातार लिखिए, 10 दिन एटलीस्ट लिखिए, है ना, जिससे वो आपको फीडबैक दे सके। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बोला इसमें कि मतलब कटी स्नान के बाद नहाना नहीं चाहिए 3-4 घंटे तक। अगर हम नहाने के बाद लेते हैं तो नहाने के तुरंत बाद नहीं ले सकते ना, क्योंकि नहाने का जो बॉडी पे इम्पैक्ट है वो भी तो 3 घंटे तक रहेगा ना। तो मतलब इसको लेने से मतलब नहाए तो 4 घंटे के बाद, आफ्टर 3 या 4 आवर्स के बाद कटी स्नान। अगर गर्म ठंडा करते हैं कटी स्नान तो शावर ले सकते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में जब आए तो आपने शावर खोला, नहाया और बाहर आ गए। ठीक, अगर सिर्फ गर्म कटी स्नान के ठंडा कटी स्नान करते हैं तो आप सिर्फ स्टमक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक अकेला जब बाथ लेते हैं तो आप कोशिश करें कि सिर्फ वही लें जिससे उसका बॉडी पे इम्पैक्ट पड़े। जैसे उस समय हमने कहा कि 10 मिनट से 15 मिनट लेके आप वॉक पे निकल जाएं या एक्सरसाइज करें। ये सुबह का होता है और ये बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स में इंडोर में ये कंपलसरी होता है। आधा पेशेंट इसी से ठीक हो जाता है कि हर किसी के रूम में एक कटी स्नान का टब रखा है, आपको उसको 5 मिनट 10 मिनट बैठना है, 5 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट और फिर आपको वॉक पे आ जाना है। वहां पे पेशेंट ठीक हो गया, फिर लेग गश करना है, वहां पर पानी पैरों पे डालना है, फिर वहां से टहलना है, वापस आना है, फिर पानी डालना है, फिर एक कपड़ा लेना है, वो उससे पेट को ऐसे मलना है, पेट पोंछ इसको कहते हैं। तो जो लोग टब में नहीं बैठ पाते वो पेट को ऐसे रब करेंगे, फ्रिक्शन बात। हाँ, सिर्फ पेट को इतना 10-15 बार 50 बार रब करेंगे 2 मिनट तक। हाँ, तो 2 मिनट में वो पेट ठंडा हो गया, बजाय कपड़ा रखने के आपने उसको घर्षण किया, फिर टहलने चलिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पेट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देती हैं, उसकी गर्मी कम कर देती हैं और फायदा होना शुरू हो जाता है। पर कोई भी चीज का फायदा किसी से, कोई जो बीमार है उसके लिए आपको लगातार उसको बोलना पड़ेगा कि भाई 10 दिन तक करो तुम,
ओके मैम। ठीक है। सो गर्म ठंडी के कटी स्नान के बाद नहा सकते हैं। नहाने का मतलब देखिए, किसी भी बाथ में नेचुरोपैथी के नहाना चाहिए, नहा सकते हैं, पर आप डूब नहीं सकते नहाने में। जस्ट एक दो बार शावर लिया, 30 सेकेंड का मतलब मान लीजिए, ठीक है। बट आप कहो कि उसमें आप कपड़े धोने लग गए, उसमें ये भी, तो फिर दूसरा बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया और उसकी इफेक्ट को कम कर दिया, ठीक है। और एक बात ले रहे हैं एक जगह पे, तो फिर आप एक्टिविटी से ही जोड़े रखिए, शाम को लीजिए या सुबह को लीजिए और नहाने से हट जाइए ऐसा। चले नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेरुदंड स्नान। शरीर में रीढ़ की हड्डी हमारी सभी नस नाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी में यदि कोई कमजोरी या प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है और शरीर की सूचना व संचार व्यवस्था प्रभावित होती है और पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। डॉक्टर को चेकअप करवाने के साथ साथ यदि अन्य पद्धति से इलाज किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, जैसे मेरुदंड स्नान। तो सरोज जी को पहले मेरुदंड स्नान की जरूरत है, बाद में कटी स्नान की जरूरत है। जी मैम। मेरुदंड स्नान हो सकता है जो बच्चों का बाथ टब होता है, अदरवाइज उसके लिए कुछ जुगाड़ देखिए अपने घर में, हाँ, नहीं तो फिर खरीद लीजिएगा। मेरुदंड स्नान के लिए विशेष टब में 2 से 3 इंच ठंडा पानी, मटके की ठंडक वाला, परंतु ज्यादा ठंडा नहीं, लेकर इस प्रकार लेट जाएं कि रीढ़ की हड्डी पानी में डूब जाए। सिर ज्यादा ढलान वाली साइड व पैर टब से बाहर हों। यदि किसी कारण टब ना हो तो मोटा तौलिया भी गीला करके कंधे से लेकर मेरुदंड तक पीछे बांधकर फायदे लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम कभी कभी पेशेंट को कराते हैं कि बड़ी टॉवेल को रोएदार आपने टिप किया, पानी से निचोड़ दिया और उसको 3 फोल्ड कर लिया, तो आप 4 अंगुल की चौड़ाई का गर्दन के पीछे से लेके टेलबोन तक रख दीजिए और उसके ऊपर एक मोटे कपड़े से उसको ढक दीजिए, कंबल से या किसी चीज से, तो वो भी आपका जितना टॉक्सिन्स है उसको निकालेगा। और नहीं तो गर्म ठंडी सिकाई कर लीजिए। तो 2 हॉट वाटर बैग रखे, उसको हटाया, फिर ठंडा टॉवेल रखा, तो उससे जो ब्लॉकेज है आपके ऊर्जा प्रवाह का वो हट जाएगा, डिजेनरेशन में भी हीलिंग हो जाएगी। उसके बाद जैसा आपकी स्टेज है उस हिसाब से और ट्रीटमेंट ऐड करेंगे। स्पाइनल बाथ मेरुदंड स्नान के लाभ क्या होते हैं? मेरुदंड स्नान का पहला लाभ ये होता है कि तनाव पूरी तरह दूर हो जाता है। अक्सर टब में लेटे लेटे नींद भी आ जाती है। मेरुदंड स्नान से बीपी नॉर्मल हो जाता है। मेरुदंड स्नान से पाचन शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। मेरुदंड स्नान से नर्स नाड़ियों का सिस्टम शक्तिशाली हो जाता है। मेरुदंड स्नान से मेमोरी पावर बढ़ती है। ध्यान से पढ़िए, इस वाले को खत्म करके एग्जाम लेंगे। हम तो अपना एग्जाम टिक करते जा रहे हैं, हमको कोई टेंशन थोड़ी है, आप समझिए। पेट की सारी गंदी गैस टब में लेटे लेटे ही बाहर निकल जाती है, वह शरीर को आराम मिलता है, ठीक है। देखिए, है तो मेरुदंड स्नान, पर पेट का भी जितना गैस है वो भी निकलता है। बुखार यदि है तो कम हो जाता है, परंतु बुखार के समय टब में लेटे लेटे पेट व सर माथे के ऊपर गीली पट्टी रखें, ठीक है। ये स्नान किसी भी समय लिया 15 मिनट से 30 मिनट तक लिया जा सकता है। ये स्नान उत्तर भारत में अप्रैल नवरात्रों से लेकर दिवाली तक के मौसम में ठीक रहता है, सर्दियों में नहीं। मेरुदंड स्नान के बाद पूरा स्नान कर लेना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आधा शरीर ठंडे पानी में आधा बाहर होने से डबल टेम्परेचर के कारण ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिस कारण बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर निकलने के कारण शरीर और बगलों में से स्मेल आने लगती है। ये स्नान भोजन के पहले या बाद में कभी भी लिया जा सकता है, ठीक है। ज्यादा सर्दी में और बहुत ज्यादा शारीरिक कमजोरी में या महिलाओं को माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये स्नान नहीं लेना चाहिए, ठीक। ये रोगी ही ये स्नान ले सकते हैं, कुछ मिसिंग है, आगे बढ़ते हैं। यदि स्वस्थ व्यक्ति भी ये स्नान लेता रहे तो न जाने कितनी अनएक्सपेक्टेड, मतलब आने वाली जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकता है। टब में लेटे लेटे गीली पट्टी पेट पर और सिर पर रख लें तो और ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। यदि पैर हमेशा ठंडे रहते हैं तो टब के बाहर पैरों को गुनगुने पानी में रखा जा सकता है। इसके साथ खान पान सुधार हो जाए तो क्या कहना।
ये तो बहुत सारा ड्रामेटिक कहानी हो गई कि टब में पीछे से अगर स्पाइनल बाथ का मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है तो पीछे से पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे पानी आता है ना, तो उसमें भरने या बाहर ऊपर पानी आने का सवाल ही नहीं है। आप लेट गए तो नीचे से फोर्सफुल पानी आ रहा है, बस जो दिख नहीं रहा, आप हट जाएंगे तो वो पानी छत को छुएगा, इतना फोर्स होता है। जो पानी आप नीचे भरेंगे वही पानी ऊपर आ रहा होता है। तो गर्मियों में ठंडा पानी और ठंडियों में थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी। कंजेशन है, लंग्स प्रॉब्लम है तो गर्म पानी, अगर डिप्रेशन एंजाइटी है तो ठंडा पानी, ठीक है। अब उसके साथ साथ पेट पर मिट्टी की पट्टी और सर पे मिट्टी की पट्टी, और फिर उसके साथ साथ अगर ठंडा पानी आ रहा है तो पैर गर्म पानी में, ठीक। वाह, खूब है, सुंदर लग रहा है, तो इसको भी करके देखेंगे। हाँ, पॉसिबल हो तो ये इंस्ट्रूमेंट दिखाइएगा कभी, आज नहीं मतलब फिर कभी। मेरी रील फॉलो कीजिए, एंजाइटी मैनेजमेंट पे बनाई हुई है, तो अभी एंजाइटी में वो रील भी है, ठीक है, प्रॉपर उसको दिखाया है, लेते हुए दिखाया है। देखा मैम, सारी रील तो लाइक करती हूँ और मैंने। हाँ, तो अभी आएगा मतलब अभी बनाई है, अभी वो डेली डालती हैं, तो मतलब 12 एंजाइटी पे हैं, तो एंजाइटी मैनेजमेंट में स्पाइनल स्प्रे बात की एक रील है, ठीक है, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रॉपर है। ये पीठ दर्द और दमा में बहुत कारगर है। इस स्नान में रीढ़ की हड्डी, अब जैसे दमा है ना और पीठ दर्द भी है, तो दोनों में गर्म पानी, गुनगुना पानी या गर्म पानी भरेंगे अंदर, है ना, या गर्म में बैठेंगे। इस स्नान में रीढ़ की हड्डी पानी में डूबी रहती है और पैर पानी से ऊपर रहते हैं। पानी का तापमान भी जरूरत के हिसाब से होता है। आजकल स्पाइनल स्प्रे भी सेंटर्स कराए जाते हैं ना, स्पाइनल स्प्रे भी सेंटर्स पर कराए जाते हैं। इसमें मोटर की मदद से रीढ़ की हड्डी पर पानी की बौछार कराई जाती है, इसे माइक्रो मसाज होती है। ये एक एडवांस तरीका है। दरअसल जिन्हें घुटने में समस्या है उनके लिए माइक्रो मसाज काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें घुटनों को मोड़ना नहीं पड़ता, ठीक है। वो टब बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब वो इतना ऊंचा है ना, तो ऐसे जैसे लगता है कुर्सी पे बैठे बैठे हमने इसको थोड़ा और, जैसे रेस्टिंग चेयर होती है ना, वैसे लगता है उसमें बैठ करके, तो इसलिए घुटने वाले पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, 6 स्नान। 6 बात क्या है? जो मेरुदंड का स्नान है वो 9 साल के बच्चे को दिया जा सकता है? दिया जा सकता है आराम से। हाँ, ओके, थैंक यू। 6 बात क्या है? 6 बात एक गर्म पानी का स्नान लेने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग सफाई, उपचार अथवा रिलीफ के उद्देश्यों से किया जाता है। रोगी को टब में बैठने के लिए कहा जाता है। पानी केवल कूलों और नितंबों को ढकता है और पानी में दवा हो सकती है। इसका उपयोग अक्सर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, खुजली को दूर करने के लिए किया जाता है। बवासीर से राहत पाने के लिए बवासीर की सर्जरी के बाद, बच्चे के जन्म के बाद 6 बात की सलाह दी जाती है। तो ये जेनाइटल एरिया है ना, और एनाल एरिया, मेनली गायनेकोलॉजिस्ट या इस तरह के डॉक्टर्स जो एनाल फिशर वगैरह का इलाज करते हैं वो लिखते हैं। और इसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जो कम्बोर्ड की शीट होती है उसके ऊपर ही वो आ जाता है, छिछला सा, मतलब वो इतना ही सा पानी होता है और उसमें बैठना होता है। तो वो उसी शीट पे ऐसे ही पैर स्टूल पे रख के बैठ लिया जाता है, वैसा है। उसमें ठंडा पानी भी भर सकते हैं, गर्म भी भर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। 6 बात क्यों लिया जाता है? तो अब अगर क्लियर करना हो तो 6 बात ही कटी स्नान नहीं है, हिप बात नहीं है ना। 6 बात सिर्फ उसमें बैठे हैं तो एनाल एरिया और जेनाइटल एरिया है, ज्यादा से ज्यादा हिप एरिया की मसल्स हैं। और कटी स्नान क्या है? पूरा नेवल के नीचे तक का पानी है, मतलब पेड़ों तक अच्छा खासा पानी उसमें भरा हुआ है जो लीवर फंक्शन को भी अच्छा करेगा, पर 6 बात लीवर फंक्शन को अच्छा नहीं करेगा, ठीक। 6 बात क्यों लिया जाता है? 6 बात जननांग क्षेत्र, गुदा क्षेत्र और पेरिनियम में कुछ मुद्दों के इलाज और सफाई में मदद करता है, ठीक है। 6 बात इन क्षेत्रों में रक्त प्रवाह को बढ़ाने और मांसपेशियों को आराम देने की मदद करता है। 6 बात निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। यह इन लक्षणों से आराम देने में मदद करता है: गुदा क्षेत्र में दर्द, बवासीर से दर्द, खुजली या रक्तस्राव होना, बच्चे के जन्म के बाद पेरिनियम की सफाई, पीरियड्स में क्रैम्प्स, सर्जरी के बाद गुदा क्षेत्र की उचित सफाई, प्रोस्टेटाइटिस की परेशानी के दौरान या प्रोस्टाइटिस की सर्जरी के बाद प्रोस्टेट में दर्द, ठीक।
ठीक। तो प्रोस्टेट के लोगों को मैं ये लिखती हूँ, पर क्योंकि देखिए कटी स्नान के लिए आपको नीचे बैठना पड़ता है क्योंकि ज्यादा पानी चाहिए। कटी स्नान ऊपर नहीं हो सकते, ऊंचे नहीं बन सकते, कहीं नहीं देखे मैंने। सीमेंटेड भी बने होंगे तो वो नीचे ही बने होंगे। अब हालांकि इस मॉडर्नाइज तरीके से बनाया जा सकता है, बनाया भी गया होगा, कितनी जगह ही ऊंची कर दी फिर कुर्सीनुमा बना दिया होगा, पर अभी तक हमने नहीं देखा फिलहाल। तो ये जो सिट्स बात है ना, इसको आप जैसे प्रोस्टेट में उसी के ऊपर रखवा सकते हैं। कबोर्ड के ऊपर ही टब्स जो आते हैं बने हुए, उनको आप परचेस करा सकते हैं या सलाह दे सकते हैं। सिट्स बाथ कैसे किया जाता है? सिट्स बाथ 2 तरीकों से किया जाता है, बाथ टब में या सिट्स बाथ बाउल का उपयोग करके। वो जो मैं कह रही हूँ वो सिट्स बाथ बाउल है। बाथ टब में सिट्स बाथ लेने के लिए सुनिश्चित करें कि बाथ टब साफ है। बाथ टब को 3 से 4 इंच गर्म पानी से भरें। कुछ मामलों में डॉक्टर इसकी बजाय ठंडे पानी का उपयोग करने के लिए कह सकते हैं। कब? जबकि ब्लीडिंग पाइल्स है, ठीक है। अगर कहीं से ब्लड आ रहा है और आपको उसकी हीलिंग करनी है तो आप गर्म पानी में बैठेंगे तो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी, ठीक। हाँ, अगर कहीं इचिंग है, सूजन है और उसको हील करना है, ऑपरेटिव केसेस में हील हो चुका है, फिर भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन है तो गर्म पानी में। डॉक्टर की सलाह पर पानी में एप्सम सॉल्ट या दवा डालें। एप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलता है और ये पेन रिलीविंग और हीलिंग का काम करता है। धीरे से अपने आप को बाथ टब के में नीचे करें और टब के तल में बैठ जाएं। जब तक पानी का तापमान आरामदायक ना हो तब तक ना बैठें। जरूरत पड़ने पर परिवार के किसी सदस्य, दोस्त के या देखभाल करने वाले की मदद लें। अगर किसी के जननांग या गुदा क्षेत्र में घाव है तो पानी लगने पर दर्द हो सकता है। ये दर्द धीरे धीरे कम होना चाहिए। रोगी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में उपचार की आवश्यकता हो वह पानी के नीचे होना चाहिए। वे उस क्षेत्र को उजागर करने में मदद करने के लिए अपने घुटने को भी मोड़ सकता है जहां तक पानी के संपर्क की आवश्यकता हो, ठीक है। तो अगर बाथ टब में आप ले रहे हैं तो आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि हमें सिर्फ हिप एरिया में पानी चाहिए, तो पानी तो पूरे में भरा होगा, तो आपको अपने पैरों को स्टूल पे रखना पड़ेगा और आपको उकड़ू ऐसे सिटिंग पोजीशन में बैठना पड़ेगा और आपके पैर स्टूल पे रहे जो टब के अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है। तब आप ले सकते हैं क्योंकि पानी आपने इतना ही भरा है, बिल्कुल थोड़ा सा। सिट्स बाथ बाउल में, सिट्स बाथ बाउल एक विशेष प्लास्टिक कंटेनर है जिसे टॉयलेट सीट पर रखा जाता है। किस तरह से करें सिट्स बाथ? शौचालय के ढक्कन और सीट को उठाएं। शौचालय की रिम पर एक साफ प्लास्टिक सिट्स बाथ बाउल रखें। सुनिश्चित करें कि कटोरी मजबूती से जगह पर हो और इधर उधर नहीं जाए। सिट्स बाथ बाउल में एक कंटेनर में गर्म पानी भरें। पानी को पेरिनियम को ढकना चाहिए। सुनिश्चित करें कि पानी का तापमान आरामदायक हो। डॉक्टर की सलाह पर पानी में एप्सम नमक या दवा मिलाएं, जैसे फिटकिरी भी मिलाते हैं और भी चीजें हैं वो एडवाइस करते हैं। आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें आयुर्वेदाचार्य लिख देते हैं। यह पानी को कटोरे में और आपके शरीर को उस क्षेत्र में प्रवाहित करने देता है जिसे उपचार की आवश्यकता है। कटोरे में पीछे की तरफ एक सॉल्ट या छेद हो सकता है। यह पानी को बाहर निकालने देता है ताकि यह फर्श पर ओवरफ्लो ना हो। यदि कोई छेद नहीं है तो सावधान रहें कि कटोरा बहुत भरा ना हो। सिट्स बाथ बाउल पर धीरे से बैठ जाएं, एक रेलिंग को पकड़ें और जरूरत पड़ने पर परिवार के किसी सदस्य, दोस्त की देखभाल लेने वाले की मदद लें। किसी भी प्रकार के सिट्स बाथ के लिए पानी में 10 से 20 मिनट तक बैठें। पानी को आरामदेह रखने के लिए आवश्यकता अनुसार गर्म पानी डालें। टब या शौचालय से धीरे धीरे उठें। चक्कर आ सकता है, रेलिंग को पकड़ें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगे। एक साफ तौलिए से गुदा क्षेत्र, पेरिनियम व जननांगों को धीरे धीरे थपथपाकर सुखा लें। इस क्षेत्र को रगड़े नहीं। हाथ धोएं। यदि सलाह दी जाए तो इस क्षेत्र में कोई मलहम या क्रीम लगाएं। प्रत्येक उपयोग के बाद बाथ टब या सिट्स बाथ बाउल को साबुन और पानी से धोएं। सिट्स बाथ का प्रयोग दिन में 2-3 बार करें या जितनी बार डॉक्टर की सलाह हो, ठीक। तो अगर आपको किसी को रिजल्ट देने हैं तो आपको सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम लिखना चाहिए जिससे आपको फीडबैक दे सके। जैसे बहुत ही किसी को क्रूशियल कंडीशन है तो आपको कटी स्नान भी सुबह शाम लिखना चाहिए जिससे वो फट से आपको 3 दिन में रिजल्ट बता दे, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक की डोज होती है तो पहले आप बहुत ज्यादा डॉक्टर लिखता है कि 3 बार खानी है,
या 4 बार 3 बार खानी है, फिर 2 बार करेगा, फिर 1 बार करेगा, फिर बंद करेगा, है ना। तो ऐसे ही आप भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय कि अभी 3 बार लेनी है, फिर बताते हैं, है ना। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम की सीवियरिटी कम होती है वैसे वैसे आप उसको बरी करो भाई, मेहनत का काम है ना, कटी स्नान करना तो करना ही पड़ेगा। तो जिन चीजों से जैसे फायदा हो रहा है उसको आप सस्टेन कर लो थोड़े दिन, और जिनसे कम हो रहा है वो कम कर दो, है ना। तो जैसे जैसे हीलिंग होती जाए वैसे वैसे कम कर दीजिए। पाद स्नान, पाद मतलब फुट। तो इस स्नान के लिए एक विशेष पात्र या चौड़े मुंह की बाल्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें रोगी के दोनों पैर सुगमता से आ सकें। तो आपके घर में ये तो चौड़ा है, चौड़ा होने की वजह से क्या होता है कि आप एवोपोरेशन हो जाता है और पानी ठंडा हो जाता है। तो थोड़ा गहरा और ऊंचा होना चाहिए, जैसे ऊपर वाला बकेट दिख रहा है फोटो में, ठीक है, शायद ये ऊपर से फोटो ली है। तो आपके घर में जो बकेट है वो सबसे ज्यादा अच्छी है। जो हमने क्लिनिक में बकेट रखी है, बाल्टियां, वो बहुत बड़ी वाली रखी है। तो एक बाल्टी आती है जैसे कूड़े वाली बाल्टी जो आती है, राइट। तो एक बकेट तो अपने घर में जो होती है वो स्टैंडर्ड छोटी है, उससे बड़ी वाली जो ऊंची बकेट होती है ढक्कनदार, उसका ढक्कन हटा देते हैं, हैंडल भी लगा हुआ है उसमें कंचे डाल रखे हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इस स्नान के लिए एक विशेष पात्र या चौड़े मुंह की बाल्टी का प्रयोग किया जाता है जिसमें रोगी के दोनों पैर सुगमता से आ सके। बीच में हमने जो आटे के कनस्तर होते हैं ना, आटे के, स्टील के, एल्यूमिनियम के, थोड़े बड़े वाले ऊंचे, उनको भी रखा था। पर वो क्या, बहुत सफाई ना करने की वजह से उसमें लोगों ने जंग लगा दी। तो मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है। प्लास्टिक फिर भी प्लास्टिक है पर ड्यूरेबल है, महंगी प्लास्टिक अगर ली जाए, थोड़ी हार्ड और अच्छी बाल्टी, वो चलती है काफी। स्नान के पूर्व सिर को अच्छी तरह गीला कर लें, ठीक है। ये पाद स्नान की बात हो रही है। पैर अंदर डालेंगे, डालने से पहले ही सिर को अच्छी तरह वेट कर लेंगे और गीला टॉवेल रख लेंगे। 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी पिएंगे तो वजन तेजी से कम होगा। कोई दिक्कत हो, गर्मी ज्यादा हो तो सामान्य पानी पिलाएं। स्टूल पर बैठकर रोगी के दोनों पैर उस पात्र में रख दें तथा ऊपर से कंबल उड़ा दें। पात्र में पानी उतना ही गर्म रखें जितना कि रोगी आसानी से सहन कर सके। पानी घुटनों से नीचे तक रहना चाहिए। रोगी के सिर पर गीला तौलिया रख दें। घुटनों से ऊपर क्यों नहीं रखना चाहिए? पानी पाद स्नान में घुटने से ऊपर क्यों नहीं रखना चाहिए? मैम आप ही डिफाइन कीजिए इसको। अरे आप बताइए ना, इतना ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया आईक्यू लेवल का है, उसमें दिमाग लगाइए जो पूछा है। पाद स्नान में पानी घुटने से नीचे क्यों रखना है, घुटने से ऊपर क्यों नहीं रखना है? दिमाग लगा के बताइए जल्दी से, शर्म की बात है, 6 क्लास का बच्चा भी बता देगा अगले क्लास में आप लोग सोचिए, इसको लिख लीजिए मैंने क्या लाइन बोली है। पाद स्नान में पानी घुटने से नीचे क्यों रखना है, घुटने से ऊपर क्यों नहीं रख सकते? ठीक है, तो अपना आराम से सोचिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। पानी घुटने से नीचे तक, जी हाँ मैम, पाद स्नान उसका नाम की वजह से वो पाद तक पानी रखना चाहिए, उससे ज्यादा रखेंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा ना, इसलिए। नहीं, ये सेटिस्फाइड आंसर नहीं है, आप सभी फिर से मेहनत करें, ठीक है। चले, रोगी के सिर पर गीला तौलिया रख दें। रोगी के सिर पर धीरे धीरे पानी डालते रहें तथा यदि प्यास लगे तो और पानी पिला दें। 10 से 15 मिनट तक ये स्नान ले सकते हैं। पसीना आने पर ठंडे पानी में निचोड़े हुए तौलिए से शरीर को स्पंज कर लें। दोनों पैरों को निकालकर 1-2 मिनट के लिए ठंडे पानी में डाल दें तथा बाद में सूखे तौलिए से पोंछ दें। बाद में साधारण स्नान लें, ठीक है। तो हॉट फुट बाद, गर्म पाद स्नान के बाद पैरों का टेम्परेचर भी नॉर्मल कर ले तो अच्छा है। अदरवाइज जब आप नहाते हैं, शावर लेना जरूरी है, स्पंज करते हैं तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इमर्शन बात क्या है? इमर्शन स्नान, इमर्शन वर्ड बना है इमर्स, मतलब अंदर जाना, ठीक है, इमर्ज हो जाना, तो उससे बना है। ये स्नान
मिट्टी, चीनी, इनेमल, लोहे या फिर फाइबर ग्लास के बने टब में करा जाता है। तो बाथ टब जो होते हैं वो चीनी मिट्टी के, किसी भी तरह के फाइबर के या आपके सीमेंट के बने हुए घर में भी हो सकते हैं। इस टब में गर्म और ठंडे पानी की कनेक्शन सही ढंग से बना लेने चाहिए, जिससे कि मरीज ठंडा, न्यूट्रल, गर्म, ग्रेजुएट और अल्टरनेट तापमान का स्नान कराया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे हमारे जो बाथरूम में लगा है, क्योंकि पहले टैप की व्यवस्था हो जाती है, टब तो आप बाद में घुसेड़ देते हैं उसको। ठीक है, सो एक शावर, हैंड शावर लगा दिया गर्म पानी वाले में। ठीक है, अब वो हैंड शावर नीचे पानी में पड़ा रहता है और थोड़ा थोड़ा उसको कभी खोल देते हैं तो वो पानी उसमें गर्म आ जाता है, और सादे से पहले ही टैप से भर लेते हैं उसको जितना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके कर सकते हैं, नहीं तो एक तेज गर्म पानी आप हाफ बकेट भर के रख लो, उसको भी मिला सकते हैं। ठंडा इमर्शन स्नान, पानी का तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, स्नान की अवधि 15 मिनट। विधि, बाथ टब में बैठने से पहले मरीज के सिर, उसकी गर्दन और छाती को ठंडे पानी से गीला कर देना चाहिए। क्यों गीला करना चाहिए? अगर नहीं करें तो बाथ टब में बैठने से पहले सिर को, गर्दन को और छाती को ठंडे पानी से गीला किया, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जरूरी है ना मैम, बॉडी को एडजस्ट करना। हाँ, क्योंकि वहां पे तेजी से एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो संभालना मुश्किल होगा, हीट बढ़ जाएगी। तो पहले ही हमें हेड को पहले ही ठंडा कर लेना है। हॉट फुट बाथ में पैर डालने के पहले भी, इमर्शन बाथ में भी जाने से पहले सर पे हमेशा हमको सादे पानी का स्प्लैश करना है और टॉवेल रख लेनी है। उसके सिर पर भीगा तौलिया लपेटकर बचाव करना चाहिए। इमर्शन का सामान्यकरण करने के लिए मरीज को यथासंभव शीघ्रता पूर्वक बाथ टब में बैठना चाहिए। स्नान करते समय स्वयं मरीज या उसके परिचायक को उसका शरीर जोर से रगड़ने से लगने से ठंड को मरीज अगर चाहिए, ठंड नहीं लगती है रहना, तो उसे स्नान करना बंद कर देना चाहिए। स्नान करने के बजाय मरीज का शरीर अच्छी तरह पोंछकर सुखाकर उसे गर्म कंबल उड़ा देना चाहिए। मौसम के अनुकूल होने पर उसे थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो फ्रिक्शन कराना चाहिए। अगर मरीज स्वस्थ है तो आप जब टब के अंदर हैं तो आप खुद ही अपनी बॉडी को रगड़ लें छोटा हैंड टॉवेल से, और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें उसके अंदर। ठीक है, तो मोबिलिटी जितनी बढ़ी रहेगी उतना पेशेंट को या व्यक्ति को फायदा होगा। दूसरे, अगर व्यक्ति को ठंड लग रही है तो आप उसे बाहर निकाल लें और कंबल उड़ा दें थोड़ा वाइप करके, उसे अननेसेसरी मत दें। और हालांकि ये सारे बात जो है वो हमने अभी भी शुरू नहीं किए, समझिए, है ना। तो अभी हमने 1 मार्च से स्टार्ट करके अक्टूबर वाइंड अप करना पड़ता है, तो ये इसी 20 दिए जाते हैं। फिर भी जिस दिन बारिश है, टेम्परेचर डाउन है, तो हम उस दिन गर्म पानी में थोड़ा बहुत गुनगुना पानी और हॉट एंड कोल्ड करा के काम करते हैं। और गर्म पानी का ये इमर्शन बाथ भी अद्भुत लाभ देता है। जरूरी नहीं ठंडे पानी का बाथ हो, ठीक है, तो गर्म पानी का बाथ भी दिला सकते हैं। उससे ओबेसिटी मैनेजमेंट होता है, लो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट होता है उससे। लाभ, पूरे ठंडे इमर्शन स्नान को रोजमर्रा की स्वच्छता संबंधी कदम के रूप में उपयोगी ढंग से अपनाया जाता है। क्योंकि आप देखते हैं पूरा फॉरेन कल्चर सब जगह बाथ टब लगा होता है, क्योंकि वो एक स्पा है, मतलब एक रिच रिलैक्सेशन है ना। अगर आप उसमें कोई फ्रेग्रेंस डाल दें या बबल बाथ देते हैं तो उस तरीके से ये एक अच्छा स्नान हो सकता है टब में। तो एक्चुअली जितना हम ऊपर से पानी गिराते हैं उतना ही आप 2 बकेट डाल के उसमें अगर लेट जाओ ना, उसी 10 मिनट, जितनी 10 मिनट हम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका फायदा नो डाउट बॉडी को बहुत ज्यादा मिलता है। तो पूरे ठंडे इमर्शन स्नान को रोजमर्रा की स्वच्छता संबंधी कदम के रूप में उपयोगी ढंग से अपनाया जाता है। यह स्नान बुखार के दौरान तापमान को नीचे लाने में सहायक है। मोटापे में और बदहजमी के दौरान भूख बढ़ाने के लिए स्नान करने की सलाह दी जाती है। नो डाउट इसको करने के बाद एकदम भूख लगाती है। स्नान से रक्त संचार में वृद्धि होने से त्वचा निखरती है, तंत्रिकाओं के सिरों पर कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इस उद्देश्य से स्नान करते समय इसकी अवधि 3 सेकेंड से 15 सेकेंड तक 3 सेकेंड से 15 सेकेंड होनी चाहिए। तो कुछ गड़बड़ है, इतनी देर में तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कोल्ड बाथ लेने में 10 मिनट काफी पर्याप्त है। अगर आप उसी पानी को अंदर डाल करके लेटते हैं तो 10 मिनट पर्याप्त है, नहीं तो 20 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम है, अगर गर्म में ले रहे हैं तो भी और ठंडे में ले रहे हैं तो भी।
गरम के अपने फायदे हैं। गरम के बाद फिर आपको शावर लेना चाहिए, ठीक है। गरम में खूब गरम पैल्पिटेशंस हाई हो जाते हैं, पसीना आने लगता है और सिर पे ठंडा पानी डालते जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो पानी भी पीते हैं। और खूब जब गर्म हो जाता है बॉडी और आपका टाइम खत्म हो गया है 20 मिनट, तो आप फिर ठंडे पानी से स्नान करते हैं। छोटे बच्चों या बूढ़ों को यह स्नान नहीं करना चाहिए। पेरिटोनाइट्स, गैस्ट्राइटिस, एंट्राइटिस, एंडोमेट्रियोसिस, एफेराइटिस आदि इत्यादि की वजह से होने वाली ठंडी लगकर हुए बुखार में स्नान नहीं करना चाहिए। तो अगेन, अगर ठंडे पानी का बाथ लेना है तो बॉडी ठंडी नहीं होनी चाहिए, है ना, कांपना नहीं चाहिए व्यक्ति को। रक्त में चाहिए करना स्नान को करीब मरीज के आना। रक्त में पेशाब, हेमेटोरिया चूंकि परिस्थिति मूत्राशय गुर्दों में विकार की सूचक है। इन परिस्थितियों में अल्प अवधि या गर्म पानी के स्नान, इसके बाद ठंडा फ्रिक्शन, भीगी चादर से रगड़ाई तथा ठंडी लपेट का इस्तेमाल कई बार दोहराना चाहिए। अस्थमा या साइनोसाइटिस के मरीज को यह स्नान नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो जनरली लो ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी मैनेजमेंट में गर्म पानी का स्नान हम लोग बहुत फ्रिक्वेंट देते हैं। हफ्ते में 3 बार लिखते हैं ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट फुल बॉडी इमर्शन बाथ, गर्म और फिर स्टीम बाथ, और दोनों में ही बाद में हम ठंडे पानी का या ताजे पानी का स्नान कराते हैं। फिक्शन के साथ ठंडा इमर्शन बाथ। पानी का तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। स्नान की अवधि 2 से 5 मिनट ही काफी है। विधि, अच्छा, ठंडे पानी का स्नान ये तो है कि हमेशा कम समय के लिए दिया जाता है, ठीक है, पर ऊपर लिखा हुआ समय बहुत ही कम है। 3 सेकंड से 15 सेकंड बहुत कम है, ठीक है। ये जो आपने 2 से 5 मिनट लिखा है ये काफी होगा, क्योंकि आपने देखा कि जो हम लेग गश देते हैं या कोई भी ठंडा पेट पोंछ देते हैं तो वो भी 2 मिनट का होता है, पर बहुत इफेक्टिव है। जेनाइटल बात अगर किसी ने करके देखा होगा, सिर्फ 2 मिनट का है, पर वो काफी लगता है कि हाँ 2 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखो कि 2 मिनट वाकई बहुत होते हैं। पंचायत और बुराई करने के लिए नहीं होते हैं, वो तो ऐसे ही चले जाते हैं क्या रे, अभी तो अगले का नाम ही लिया था। 2 मिनट क्या ही चीज है ना, 20 मिनट हो गए फोन पे भी पता नहीं चलते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में एक्चुअली पता चलते हैं ना, इतना कि 2 मिनट, अरे वाह इतना 2 मिनट हो गया, ठीक है। तो ये स्नान की अवधि 2 से 5 मिनट काफी है। विधि, मरीज को शीघ्रता पूर्वक टब में ले जाना चाहिए। परिचायक को टर्किश तौलिए से या टर्किश कपड़े से बने दस्तानों से मरीज के शरीर के पैरों की ओर से ऊपर की तरफ मालिश करनी चाहिए। यह मालिश 2 से 5 मिनट तक या त्वचा के लाल पड़ने तक करनी चाहिए। इसके बाद मरीज को 30 सेकंड तक नहाना चाहिए। देखो 30 सेकंड बस, तो हमने कहा ना ट्रीटमेंट लीजिए, शावर खोला या 2 मग पानी डाला, हो गया 30 सेकंड, ठीक है। अगर आपने ट्रीटमेंट के बाद नहाना है तो मतलब नहाने जैसा नहाना नहीं हो सकता, वो सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने जैसा हो सकता है, ठीक है। तो और साथ ही अपना सिर धोना चाहिए, फिर उसे जल्दी से अपना शरीर पोंछकर सुखाकर कंबल ओढ़कर लेटना चाहिए। त्वचा की संवेदनशीलता 15 से 30 मिनट तक बनी रहती है। यह प्रक्रिया पूरी होने तक मरीज को अपना शरीर ठंडे पानी या ठंडी हवा से बचाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब संवेदनशीलता मतलब जो ठंडे का इफेक्ट है वो 15 से 30 मिनट तक रहेगा, तब तक आपको ब्लैंकेट ओढ़ना है, ठंड से बचाना है, बॉडी को कवर करना है। लाभ, उपचार तेज बुखार के उतारने में सहायक है। अधिक धूप या गर्मी का शिकार हो जाने से, जैसे सनस्ट्रोक लग जाता है, बहुत लू लग जाती है, पर शरीर द्वारा सोखी गई गर्मी की मात्रा कम करने के लिए यह स्नान करना चाहिए। यह 3 उक्त त्वचा से स्नान है। मूल्यवान से दृष्टि से करने, ये मेरे में ही है गड़बड़, आप लोगों में भी है? नोट्स में है मैम, ये है ना? या कम रक्तचाप के मरीजों को रक्तचाप उत्तेजित होते हैं, ठीक है। ये अभी हमने बताया ही था, लो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा ट्रीटमेंट है। इसलिए सोराइसिस रोग, सरीखे, त्वचा संबंधी समस्त प्रकार के विकारों में जिनमें त्वचा पर सूजन नहीं आती है, ये स्नान कराने की सलाह दी जाती है।
स्वभाव से ये स्नान का टॉनिक जैसा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये पक्षघात मतलब पैरालिसिस, मांसपेशियों का क्षय मतलब वीकनेस मसल्स की इत्यादि आदि तंत्रिकाओं एवं मांसपेशी संबंधित विकारों का उपचार कराने की दृष्टि से उपयोगी है। पर हाँ, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी खूब हो, मतलब हमने जहाँ आरोग्य मंदिर में किया है वहां 4-4 बाथ टब लगे हैं और हर दूसरे दिन सर लिख देते हैं कि आपको 20 मिनट पड़े रहना है, ठीक है। अब हमारे क्लिनिक में हम एक को देते हैं तो मेरे 2 गीजर, 1 बॉयलर खत्म, फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो वहां पर तो 4-4, 5-5 सोलर पैनल लगे हैं, गर्म पानी पूरा खौलता हुआ गर्म पानी आ रहा है। अदरवाइज टब को, पूरा टब भरे हुए पानी को गर्म करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आप घर पे जरूर उसको मैनेज कर सकते हैं, पर क्योंकि आपके अपने बाद फिर वो गीजर खाली है ना, पर क्लिनिक पे तो बड़ा अमाउंट चाहिए भाई। चेतावनी, अत्यंत कमजोर मरीज, हृदय रोग तथा गुर्दे के विकास से ग्रस्त मरीजों को यह स्नान नहीं करना चाहिए। न्यूट्रल, फिर आता है न्यूट्रल इमर्शन बात। ये अभी हम लोग बात कर रहे थे ठंडे स्नान की, ठीक है। तो ठंडे स्नान में आपका सिर्फ जो है 2 से 5 मिनट ही दिया गया था, समझ रहे हैं। और ठंडे स्नान में गुर्दे के रोग के मरीज को मना किया गया ना, कमजोर हो, हृदय रोगी हो या गुर्दे के मरीज हो, ठीक है। न्यूट्रल इमर्शन स्नान, पानी का तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस, स्नान की अवधि 10 से 15 मिनट या अधिक। यह स्नान लंबे समय तक भी कराया जा सकता है क्योंकि इसमें पानी का तापमान शरीर के तापमान जितना ही रहता है। जैसे हम लोग पूल्स में जाते हैं और करीब करीब 1 घंटे तक आराम से अच्छा फील करते हैं, ठीक है, बॉडी को भी अच्छा फील होता है। तो 10 से 15 मिनट या अब बढ़ा करके ज्यादा भी कर सकते हैं। अनिद्रा का उपचार करने के लिए स्नान करते समय इसकी अवधि 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक होनी चाहिए। ये आपने भी एहसास किया होगा कि जब भी आप स्विमिंग पूल या इस तरह के वाटर फॉल्स में जाते हैं उसके बाद क्या गहरी नींद आती है, बढ़िया है ना, शरीर पूरा थक जाता है। या जो लोग स्विमिंग करते हैं, बुखार का उपचार करने के लिए यह स्नान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर होना चाहिए। विधि, उपचार से पहले मरीज को 1 या 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। इसके बाद उसे सिर पर ठंडा पानी लपेट रखकर टब में लेटना चाहिए। स्नान करने के बाद मरीज को जल्दी से अपना बदन पोंछकर सुखा लेना चाहिए। लाभ, ये समस्त उपचारों में अत्यंत शमकारी है। न्यूट्रल स्नान से त्वचा और गुर्दों की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसके अलावा मस्तिष्क, मेरुरज्ज, पैराप्लेजिया, लोकोमोटर, ऑक्टैक्सिया, मस्तिष्क और मेरुरज्ज में पुरानी सूजन, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस तथा ऐसे अन्य पुराने रोगों में यह स्नान काफी लाभकारी सिद्ध होता है। आर्थराइटिस में, रूमेटाइड आर्थराइटिस में सादा पानी ठीक है, पर गर्म पानी का ही हम देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गुड फील नहीं करता। जितना गर्म होगा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वहां से मोबिलाइज होंगे और आपको भी गुड फील आएगा, पेशेंट को भी। ये जब ये स्नान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 30 से 60 मिनट तक या इससे भी अधिक कराया जाता है तो इससे आम जालंधर रोग के उपचार में भी भारी मदद मिलती है, जो हृदय व गुर्दे संबंधी रोगों की वजह से होता है और जिसमें अन्य दूसरे हाथों का सहारा लेना ठीक नहीं रहता। न्यूट्रल स्नान मल्टीपल न्यूराइटिस, शराब या नशीली दवाओं की लत, न्यूरोपैथीनिया, पुरानी उल्टियां, पेरिटोनाइटिस एवं पेट के पुराने संक्रमण आदि से निपटने में भी सहायक है, जिसके दौरान गर्म या ठंडे पानी का उपचार करना वर्जित होता है। ऐसी परिस्थितियों में भी यह स्नान प्रतिदिन 15 से 30 मिनट तक कराया जाता है। यह स्नान प्राइटिस में भी उपयोगी होता है, भले ही मरीज को पीलिया हो या ना हो। यह बदहजमी की वजह से भी होने वाली विषाक्तता में भी लाभकारी है। चेतावनी, एक्जिमा और त्वचा संबंधी अन्य विकारों से ग्रस्त मरीजों को न्यूट्रल स्नान नहीं करना चाहिए। यह विकार पानी लगने से और अधिक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। हृदय की कमजोरी तथा न्यूरेस्थीनिया के कुछ एक मामलों में मरीज कोई ऐसा स्नान नहीं करना चाहिए। तो एक आप लोगों को क्या है ना, एक तो मेरा क्वेश्चन है, दूसरा होमवर्क ये है कि एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, उसको हम लोग रीचेक कर लेंगे कि 2 चीजें हैं। पाद स्नान तो छोड़ दीजिए, एक था स्पाइनल बाथ, स्पाइनल बाथ ठंडा और स्पाइनल बाथ गर्म, ठीक।
इसी तरह इमर्शन बाथ, फुल बॉडी इमर्शन बाथ ठंडा, न्यूट्रल और गर्म। तो ठंडे में बीमारियां अलग लिख जाएंगी, न्यूट्रल में अलग लिख जाएंगी और गर्म में अलग लिख जाएंगी। उसके नीचे एक थोड़ा टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद करने में, समझने में बहुत आसानी होगी। और इसका बहुत अच्छा है भी नहीं लिटरेचर, मतलब जैसे गड़बड़ी भी है पढ़ने में। गर्म इमर्शन स्नान देखिए यहाँ पर है, इसको पढ़ देते हैं फटाफट जिससे आपकी टेबल बन जाए, फिर वाष्प स्नान से आगे करेंगे तो 2 चीजों का टेबल बन जाएगा। 40 से 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे अधिक तापमान होने से स्नान को बेहद गर्म माना जाता है। स्नान की अवधि 10 मिनट। इस स्नान की अवधि मरीज की दशा और तापमान पर निर्भर करते हुए 2 से 10 मिनट की होती है। इससे और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि गर्मी के बढ़ जाने से रक्त संकुलता तेजी से बढ़ जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वेसल्स में। आमतौर पर यह स्नान 37 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के साथ शुरू कराया जाता है और गर्म पानी मिलाकर तापमान धीरे धीरे मरीज को शुरू कराना है, बढ़ाना है। धीरे धीरे ठंडे पानी में पर्याप्त मात्रा में और गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए और अपने सिर, गर्दन, कंधों को ठंडे पानी से गीला करना चाहिए। उपचार की अवधि के दौरान पूरे समय ठंडा लपेट सिर पर रखना चाहिए। 10 मिनट तक से 40 से 44 डिग्री के तापमान के पानी से स्नान करने के बाद सुखाकर लपेट लेना चाहिए। ये शरीर में पसीना लाने का अत्यंत प्रभावकारी विधि है। इस नाम से कैपिलरी ब्रोंकाइटिस और बच्चों को होने वाली ब्रैकियल निमोनिया से भी छुटकारा मिलता है। 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी से 5 से 15 मिनट तक स्नान करने से फेफड़ों की रक्त संकुलता दूर होती है तथा त्वचा व मांसपेशियों की रक्त वाहिनियां गतिशील होती हैं। त्वचा के लाल पड़ते ही स्नान बंद कर देना चाहिए। निमोनिया तथा ऋजधर्म की अवधि में रक्त रिसाव खुलकर ना होने पर 37.7 से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले पानी से 30 से 45 मिनट तक स्नान करना चाहिए। स्नान मरीज को रोज धर्म शुरू होने का समय आने पर करना चाहिए और 2-3 दिन के लिए करने पर उपचार डिस्मेनोरिया उपचार का डिस्मेनरिया पता नहीं। प्रतिदिन 38 से 44 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले पानी का 15 मिनट तक स्नान करना चाहिए। पुरानी ब्रोंकाइटिस में बहुत तेज गर्म पानी से शिक्षण के साथ साथ 5 से 7 मिनट का स्नान कराया जाता है। इससे श्लेष्मा झिल्ली की संकुलता कम होती है और तुरंत आराम मिलता है। स्नान करने के बाद मरीज को धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए और आवश्यक होने पर उसकी त्वचा पर तेल लगाना चाहिए। 38.8 से 41 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले पानी से गर्म स्नान करना पुराने रूमेटिज्म, ये आ गया ना रूमेटिक फीवर या रूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो फुल बॉडी इन्फ्लेमेशन है, पेन है, वहां पर क्यों लिखा था नहीं पता, तो उसमें गर्म पानी का ही वार्म बाथ देना चाहिए। अत्यंत उपयोगी रहता है। स्नान प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। रोजाना गर्म पानी से स्नान करने से पीलिया या पित्ती उछलने की वजह से होने वाली असहनीय खुजली में आराम मिलता है। ये बात सच है कि जब पित्ती उछली होती है तो लगता है कि गर्म पानी से बढ़ रही है ना, पर स्टीम बाथ और गर्म पानी से ही ठीक होती है। तो जितनी बर्दाश्त हो जाए उतनी हीट में उसको रखना चाहिए। सिस्टाइटिस के दर्द में 10 मिनट तक तेज गर्म पानी से नहाने से आराम मिलता है। माइलाइटिस, सरीखे, मस्तिष्क या मेरुरज्जु संबंधी विकारों, उच्च रक्तचाप तथा हृदय संबंधी रोगों में मरीजों में ये स्नान नहीं करना चाहिए। तो एक मिनट स्केच दे दूं। तो ये जितने भी टिस वाले वर्ड है ना, वो सब एक जगह पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और उनके मीनिंग भी समझेंगे क्योंकि आगे से कभी आए, एक आध मुझे भी नहीं आते, मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उनको लिखेंगे, फिर ये 2 का कॉलम बना लेंगे, ठीक है, ठंडा, नॉर्मल और ये। मैं भी नेक्स्ट क्लास के लिए अवेलेबल नहीं हूं, उसके आगे वाली क्लास करेंगे, ठीक है। ओके, सो धन्यवाद। मौसम सही हो रहा है, जुटे रहे प्रैक्टिकल पे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद।